ये सर्कल है या इसके अलावा भी कोई भी कर्व, जैसे मान लो ये कोई कर्व, इसके किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ, उसी पॉइंट पे उस टेंजेंट का परपेंडिकुलर वो नॉर्मल। तो अगर आपने मान लो यहाँ कोई टेंजेंट ड्रॉ की है तो उसका नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर, और आपको ये पता है कि सेंटर से अगर कोई रेडियस आप ज्वाइन करोगे टेंजेंट में तो परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये होगा कि किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो सेंटर से पास होगा। तो किसी भी सर्कल का कोई भी नॉर्मल है वो हमेशा सेंटर से पास होगा नॉर्मल। क्लियर है? तो आपको एक पॉइंट तो वैसे ऑलरेडी मिल ही गया सेंटर, जिससे ये पास हो रहा है। मान लो सर्कल की इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 ये है। लिखने का बात है एक साथ पूरा समझ लो। ये एक लाइन है तो सर्कल, इसकी इक्वेशन ये है, इसकी किसी पॉइंट p है x1 y1 नॉर्मल ड्रॉ करना है आपको। तो क्या करोगे आप, ये पॉइंट है आपके पास जहाँ पे नॉर्मल बनाना है, और दूसरा पॉइंट नॉर्मल सेंटर से पास होगा और इसका सेंटर है -c, तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन तो हुई है ना। और उसकी इक्वेशन क्या होगी, y - y1 = -f - y1 - -g - x1 और x - x। ओके इक्वेशन ये हुआ y - y1 upon n + y1 = x - x1 upon g + x1। ये समझ आया? ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। क्लियर है? ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। x1 y1 कोई पॉइंट है सर्कल पे, वहां पे नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी। अगर इसी को मैं दूसरे सर्कल, इस सर्कल के लिए बात करूं, x² + y² = a², ठीक है, इसकी किसी पॉइंट p x1, y1 है, आपको पूछा जाए सर नॉर्मल की इक्वेशन, तो क्या होगी, y - 0 y1 - 0 x1 - 0 और x - 0। समझ आ रहा है? ये y1 को इधर ले आता हूँ, y1 y1 = ये x upon x1, ये नॉर्मल की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में बोला जाए। पैरामीट्रिक फॉर्म में बोला जाए x1 और y1 की जगह क्या लिखते हैं हम, a cos थीटा और a sin थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे a cos थीटा a sin थीटा लिखूंगा तो क्या आएगा, y upon sin थीटा = x upon cos थीटा। क्या ये समझ आया आप लोग? ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया पैरामीट्रिक फॉर्म नॉर्मल की। कई बार ऐसा होगा कि आपको नॉर्मल की इक्वेशन दे रखी होगी, दो नॉर्मल, ठीक है, दो नॉर्मल है उनकी इक्वेशन दे रखी है, और पर्टिकुलर रेडियस देखिए आपको बोल दिया जाएगा कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड। तो आपको पता है कोई भी नॉर्मल है वो सर्कल से सेंटर से पास हो रहा है, ये तो दूसरा नॉर्मल किससे पास होगा, दोनों को सॉल्व करोगे तो सेंटर मिल जाएगा। समझ आ रहा है? दो नॉर्मल की इक्वेशन दे रखी है, उनको सॉल्व करोगे तो सेंटर मिल जाएगा, और रेडियस आपको दे रखी है, सेंटर रेडियस मिल गए, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करोगे। समझ आया? चलिए डेफिनेशन लिखते हैं नॉर्मल की। Normal of a circle at any point in a straight line perpendicular to the tangent and passing through center of circle
द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल circle x square plus y square minus 8x minus 2 plus square equal to 3 at the points coordinate h minus 1. क्या पूछा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल। इस सर्कल पे नॉर्मल ड्रॉ करने किस पॉइंट पे है? जहां पे उसका ऑर्डिनेट माइनस, ऑर्डिनेट का मतलब y -1 है तो x कितना मिलेगा? x कितना? x -2 और -2 इक्वल टू x -2 और दूसरा इक्वेशन। अरे -1 इसको पुट करो ना y की जगह तो x मिल जाएगा ना। x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? x² + 1 minus 8x plus 2 plus 12 equal to 0. X square minus 8x plus 15 equal to 0. 5 सीधा हो जाएगा। X square minus 5x minus 3x plus 15 equal to 0. X common x minus 5 minus 3 common x minus 5 equal to 0. X equal to 3, 5. तो आपको दो पॉइंट मिल गए सर्कल पे। सर्कल पे दो पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट है जो है 3, -1 और दूसरा है 5, -1। ये दो पॉइंट मिल गए।
इन 2 पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। नॉर्मल के लिए आपको 2 पॉइंट ऑलरेडी, एक तो ये रहा पॉइंट यहाँ पे नॉर्मल, एक यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सेंटर क्या आएगा 4,1 ये वाला। इस नॉर्मल की इक्वेशन हुई y माइनस y1, इसी को भी ले लो +1 इक्वल टू y2 1 माइनस माइनस +1 1x2 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 3। ये हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 2/1 x माइनस 3, देन y प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। तो ये हो गया 2x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0। एक नॉर्मल की इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। दूसरे नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस प्लस 1 कॉन x2 4 माइनस 5 और x माइनस 5, y प्लस 1 इक्वल टू 2 y माइनस 1 x माइनस 5 माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 10। ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दूसरे नॉर्मल की इक्वेशन। चलो आप में से किसको ये समझ में नहीं आया? आप में से कोई है जिसको ये समझ नहीं आया? क्या पूछा? ये सब x plus 2y equals to 1. x plus 2y equals to 1. वन वेरी गुड। देखो इसके पैरेलल कोई भी लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? x plus 2y इक्वल टू k या लैम्डा कुछ भी लिख सकते हो। और वो लाइन किसके पास होगी? इसके सेंटर से नॉर्मल है तो इसका सेंटर क्या है? 1,0। इससे पास करोगे तो k या लैम्डा की वैल्यू नहीं मिलेगी। और करो
कंडीशन देख लेते हैं। दो सर्कल है, ये दो सर्कल है, एक सर्कल ये और एक सर्कल। अगर दो सर्कल इस तरह से, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2। तो अगर दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ये C1 C2 वो ग्रेटर देन है R1 प्लस R2 से, समझ आ रहा है? ये दोनों सर्कल हैं, ये रेडियस R1 यहाँ से यहाँ तक और ये रेडियस R2 यहाँ से। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है उनके रेडियस के सम से। इसका मतलब सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, नो इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है? कोई टच नहीं करेंगे, नो इंटरसेक्शन। इस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 4। ये आ गई 1, ये आ गई 2 और ये यहाँ से 3 और ये यहाँ से 4। तो बोल सकता हूँ कि कॉमन टेंजेंट अगर दोनों की रेडियस एक जैसी है तो ये कॉमन टेंजेंट कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। और अगर दोनों की रेडियस में डिफरेंस एक बड़ी एक छोटी तो कहीं ना कहीं जाके ये टच करेगी। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इन दोनों को बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इन दोनों। इस केस में कॉमन कॉर्ड कोई कॉमन कॉर्ड आएगी, समझ आया। और दूसरी चीज रेडिकल एक्सिस यहाँ से पास होगा, वो क्या चीज होती है बात करना, ये चीज समझ में आएगी। फर्स्ट केस अगर ऐसा है, दूसरा केस अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। इस केस में एंगल बिटवीन टू सर्कल नॉट डिफाइंड। दोनों सर्कल के बीच में एंगल कुछ होगा ही नहीं क्योंकि टच ही नहीं कर रहे, तो कैसे बताओ इनके बीच में एंगल क्या है। जैसे मैं बोलूं ये दो लाइन, अगर ये दोनों लाइन कहीं जाके टच कर रही है, इंटरसेक्ट करता है, आप उनके बीच का एंगल निकाल सकते हो। लेकिन ये दो लाइन, एक लाइन इस प्लेन में, एक लाइन इस प्लेन में, आप बोलोगे इनके बीच का एंगल निकालो तो कैसे निकालो? ना तो पैरेलल है ना टच कर रही है, समझ में आया। इनके बीच में एंगल आप फाइंड नहीं कर सकते। इसका देखो इस केस में क्या होगा, एक का सर्कल सेंटर C1 है, दूसरे का C2 है, और अगर दोनों के बीच की रेडियस का सम वो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। क्या होंगे? टच करेंगे एक्सटर्नल, बाहर से एक दूसरे को टच करेंगे, समझ आ रहा है। इस केस में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप? कॉमन टेंजेंट 3 कॉमन टेंजेंट। इसमें भी अगर R1 और R2 दोनों इक्वल है तो ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, वो टच नहीं करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अदरवाइज इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट कितनी हुई? कॉमन टेंजेंट वो हुई कॉमन कॉर्ड एक भी नहीं, कोई कॉमन कॉर्ड नहीं। कॉमन कॉर्ड होने के लिए सर्कल को इंटरसेक्ट होना पड़ेगा, समझ आया। और इनके बीच में एंगल भी डिफाइन नहीं होता, समझ में आया। ये दोनों केस देखिए आगे या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इनके बीच का एंगल है वो 0 है, उससे को टच करे एंगल है। देखिए किसी भी
दो कर्व के बीच का एंगल फाइंड करना है। सुनिए एक बार, कोई भी दो कर्व है ना, उनके बीच का एंगल फाइंड करना है किसी भी तरह का, चाहे वो सर्कल हो या नहीं हो, किसी भी तरह। मान लीजिए दो कर्व है, एक ऐसा कर्व है और एक ऐसा कर्व। तो सबसे पहले तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए, ठीक है। अगर वो इंटरसेक्ट करे तो उस पॉइंट पे दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करो, एक यहाँ पे टेंजेंट, एक यहाँ पे टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल रहता है वही दो कर्व के बीच का है। दो कर्व के बीच का एंगल कभी भी डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते। दो कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे उस पॉइंट पे दोनों कर्व पे दो टेंजेंट ड्रॉ करो, उनके बीच का जो एंगल होता है ना, वही एंगल होता है दो कर्व के बीच का। अब ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट होगी, है ना, और उसके बीच का एंगल 0। ये दो केस हो गए, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बाकी सभी केसेस को डिटेल में पढ़ेंगे भी। ये तो था दो सर्कल जब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, तो इंटरनली टच करें तो एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है जो इसको अंदर से टच करें, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है वो R1, ये रेडियस है वो R2, तो C1 C2 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? समझ में आया? तो टच इंटरनली, ठीक है। कॉमन टेंजेंट, कॉमन कॉर्ड और एंगल 0, टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है 0। कॉमन कॉर्ड बहुत सारी हो सकती है, ये सारी कॉर्ड, ये ऐसे, तो इसकी भी कॉर्ड होगी और इसकी भी कॉर्ड। अब देखिए अगर इंटरनली टच नहीं कर रहा है तो ये एक सर्कल है, एक सर्कल ऐसा, ठीक है। इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। तो C1 C2 की जो डिस्टेंस है, C1 C2 की डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा R1 यहाँ तक,
ध्यान देना, ये R1 और ये R2, अगर ये R1 माइनस R2 के इक्वल होता तो ये टच कर जाता है, तो ये तो उससे भी छोटा है, तो लेस देन R1 माइनस R2। तो समझ में आया कि अगर C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है तो बाहर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 है तो अंदर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 तो बाहर से टच करेंगे, और C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2 तो अंदर से टच करेंगे। और अगर वैल्यू इन दोनों के बीच में है तो C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। लेस देन का मतलब क्या, अगर इक्वल टू होता तो टच करते बाहर से, उससे छोटे मतलब कहीं ना कहीं कट करेंगे, और ग्रेटर देन R1 माइनस R2 इसका मतलब क्या कि अंदर भी टच नहीं करेंगे। समझ में आया? तो ये दोनों सर्कल समझ गए? अच्छा, इस केस में कॉमन टेंजेंट 0, कॉमन कॉर्ड बहुत सारे, एंगल नॉट डिफाइंड। जब टेंजेंट ही नहीं है तो एंगल कहां से? इस केस में कॉमन टेंजेंट 2, कॉमन कॉर्ड 1, और एंगल कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। वो कितना होगा होगा, ये होती है कॉमन कॉर्ड। समझ आया? ठीक है, तो ये सभी केस होती है। ये सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए नहीं है, ये सेंटर हुआ तो टेंजेंट में से वैल्यू इस केस में देखो, हो गया ना? ठीक है।
just having size just sufficient to contain the circle। इसका मतलब क्या? देखो इस सर्कल के अंदर ये सर्कल है, तो मैंने बोला C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? C1 माइनस C2 इक्वल टू R1 माइनस R2। ये क्या है? जस्ट कंटेन। इसका मतलब इसके अंदर है, ये सर्कल है उस सर्कल के अंदर है, तो ये कंडीशन आएगी, क्योंकि जैसे इसकी कंडीशन इससे बड़ी होगी तो ये इंटरसेक्ट कर देगा। समझ आ रहा है? जैसे मान लो मैंने बोला कि ये सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल ये C1 है और इसका सेंटर मान लो इस पे, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस C1 और C2 की डिस्टेंस, ये C1 ये C2 और ये पूरी की पूरी R1 और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी R2, तो R1 माइनस R2 तो ये डिस्टेंस हुई। और C1 C2 क्या C1 C2 R1 माइनस R2 से ज्यादा है? C1 C2 R1 माइनस R2 से ज्यादा है, तो क्या हुआ? बाहर चला गया। जैसे ही ये C1 C2 की लेंथ R1 माइनस R2 से ज्यादा होगी, ऐसे ये बाहर चला गया। और जस्ट कंटेन का मतलब जस्ट जब इक्वल है तो ही उसके अंदर रह सकता है, इसके अलावा जैसे ज्यादा होगी वैसे ये बाहर निकल जाएगा। तो इसने बोला कि जस्ट सफिशिएंट टू कंटेन द सर्कल। इसका मतलब क्या होगा? C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 के इक्वल होगी। इतना समझ आया? अब इसके नीचे क्या है? ये है पेयर ऑफ लाइंस जो कि नॉर्मल है, ठीक है। इसके अंदर दो लाइन है, कौन कौन सी है? x² प्लस 2xy प्लस 3x प्लस 6y इक्वल टू 0। तो इनमें से मैं x कॉमन निकालूं तो x प्लस 2y और इसमें से 3 कॉमन निकालो तो x प्लस 2y इक्वल टू 0। दोनों में से x प्लस 2y कॉमन फाइंड किया तो क्या मिला? x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दो लाइन मिल गई। ये दोनों लाइन अगर नॉर्मल है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सर्कल का सेंटर होगा, है ना। तो ये एक सर्कल है जिसके दो नॉर्मल आपको दे देते हैं। एक नॉर्मल है x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक नॉर्मल है x प्लस 2y इक्वल टू 0। चलिए तो सेंटर के कोऑर्डिनेट बताइए। -3 और -3 बाय या 3/2। ये सर्कल का सेंटर आ गया, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर कौन है? ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल इसके जस्ट अंदर है, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे है ये सर्कल। तो ये तो आ गया C1 आपका। C2 इस सर्कल के कोऑर्डिनेट बताइए सेंटर के। -4 बाय -2 मतलब 2 और -3 बाय -2 3/2 3/2 ये आ गए 2, तो कंडीशन क्या होगी? C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2। समझ आ रहा है? R1 माइनस R2 ये हो गया C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है। क्या आपके पास इस सर्कल की रेडियस है? नहीं, हमने रेडियस लेट की कि इस सर्कल की रेडियस है वो a है, हमने अपनी ओर से। इस सर्कल की रेडियस है क्या? कितनी है इस सर्कल की रेडियस? बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 9/4, ठीक है। ये हो गई -c, कांस्टेंट तो है ही नहीं, ठीक है। तो मैं C1 C2 लिखता हूँ, बताइएगा C1 C2 कितना? स्क्वायर रूट ऑफ कितना C1 C2? 2 माइनस माइनस प्लस 3 y का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/2 0 इक्वल टू R1 रेडियस मैंने a लेट करी माइनस R2 इसकी रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9/4 रेडियस बता। अच्छा सॉल्व करके, हाँ 4 प्लस 9/4 सही है, 16/4 हो जाएगा, 25/4 तो 5/2, ये 5/2 है और ये 5 है इक्वल टू a माइनस 5/2। तो a कितना? 5 प्लस 5/2 कितना हुआ? 15/2 हुआ। तो आपको रेडियस मिल गई, सेंटर मिल गया। क्या आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो सर्कल? समझ गए? सिर्फ ये कंडीशन बता रही थी आपको, 4-5 की बता रही थी।
तब जाके आपको समझ में आए। अब बुक में सिर्फ इतना लिखा होता, आप सोचते ये और कहाँ से? कोरोना बात जाती है फिर ऐसा हॉर्न बजा जब हमको इतना इरिटेट लगता है कि उसको नहीं लग रहा तो बात चारों तरफ बजा के ऐसे सुबह शाम आते हैं। ये दो सर्कल है, इनके बीच का एंगल फाइंड करें। तो पहली तो कंडीशन C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 होना चाहिए, ग्रेटर देन R1 माइनस R2। C1 C2 की जगह यहाँ पे O1 होगा। एंगल का मतलब होता है दो कर्व के बीच का या दो सर्कल के बीच का, आराम से लिखेगा ये दो टेंजेंट के बीच का एंगल, ठीक है ठीक है। अब ये एंगल है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से अगर ये टेंजेंट, ये ब्लू कलर वाली है वो टेंजेंट, तो टेंजेंट और रेडियस इनके बीच का एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये 90 है तो ये इतना एंगल कितना होगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा लिखो, और ये वाला भी ये 90 होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। क्या ये बात समझ आई? ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ये कुछ ऐसा आएगा R1 R2 और ये O1 और O2, इसका नाम P है, ये P, ठीक है। अब इसके अंदर जो पूरा एंगल है उसका नाम दे देता हूँ अल्फा। यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा एंगल है उसका नाम है अल्फा, ये नाम अल्फा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री अल्फा क्या है, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, यही आएगा। ये माइनस थीटा प्लस थीटा तो 180 माइनस थीटा, ये अल्फा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कोसाइन रूल लगा था O1 O2
दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ डी। ये दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो सेंटर गिवन है तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, cos अल्फा वो होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, यही होता है कोसाइन रूल। अब अल्फा की जगह मैं ये लिख दूं तो कितना होगा, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 2r1। क्या ये बात समझ आई? अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1। क्या ये बात समझ आई? तो यहाँ से मुझे cos थीटा बता दीजिए, cos थीटा इक्वल टू d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन 2r1। अब आपको दो सर्कल दे दिए गए और आपसे पूछा है कि उनके बीच का एंगल फाइंड करना। दो सर्कल गिवन है मतलब दोनों के सेंटर गिवन है, दोनों के रेडियस गिवन है, और d डिस्टेंस होती है दोनों सेंटर के बीच की, वो फाइंड कर सकते हो। रेडियस आपके पास है तो क्या आप थीटा निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच थीटा के लिए कंडीशन क्या, कि दोनों के बीच जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो लेस देन होनी चाहिए r1 प्लस r2 से, और ग्रेटर देन होनी चाहिए r1 माइनस r2 के ऑनवर्ड्स। क्या ये बात समझ आई? तो उनके बीच में ऐसे एंगल निकल जाएंगे, समझ आ रहा है? अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है 90 डिग्री एंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो cos 90, ठीक है। cos 90 का मतलब 0, तो कितना आ जाएगा, d स्क्वायर इक्वल टू, क्या ये बात समझ आएगी? अब मुझे बताइएगा, ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, माइनस g1 माइनस f1, इसका माइनस g2 माइनस f2। तो इनके बीच की डिस्टेंस बता दीजिए जल्दी से, g2 माइनस g1 होल स्क्वायर, समझ आ रहा है क्या, प्लस f1 माइनस या f2 माइनस f1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट था उसका, ये स्क्वायर हो गया, इक्वल टू r1 स्क्वायर में लिखता हूँ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, है ना, और r2 स्क्वायर g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। क्या ये समझ आ रहा है? अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो g2 स्क्वायर माइनस 2g1 g2 प्लस g1 स्क्वायर f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 प्लस f1 स्क्वायर इक्वल टू g1 स्क्वायर f1 स्क्वायर माइनस c1 प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। तो ये चार टर्म तो कैंसिल हो गई, जो टर्म बची वो लिखता हूँ, माइनस 2g1 g2 प्लस माइनस 2f1 f2 इक्वल टू माइनस c1 माइनस c2। सब तरफ से माइनस हटा दिया जाए तो 2g1 g2 2f1 f2 c1। ये कंडीशन होती है अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको जब भी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि ये सर्कल किसी दूसरे सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा था, आपको ये कंडीशन लगा, समझ आया? ये था दो सर्कल के बीच का एंगल ये है जो आपको ध्यान रखना है। एंगल पूछा जाए तो ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन दे रखी है तो ये कंडीशन आपको लगा, क्लियर है? चलिए अब क्लास नहीं है।